अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर का वर्णन अपचाई और उच्चाई दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। ये अध्याय 7 का क्वेश्चन है और अर्धवार्षिक और अभ्यास प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन मुझे मिला था। दोनों अभ्यास मतलब प्रश्न पत्र में अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए ज़्यादा पूछा गया था, लेकिन मैं उच्चाई भी बता रहा हूँ इसमें। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें है ना, ट्रांसफार्मर में बेसिकली एक चीज़ थोड़ा समझने के लिए इजी रहती है कि आप इन दोनों ट्रांसफार्मर को पहचानते कैसे हो। यदि प्राथमिक कुंडली में अगर फेरों की संख्या अगर अधिक है तो वो ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, और जिसमें प्राथमिक कुंडली की संख्या कम है या फेरों की संख्या जिसमें कम है वो होगा अपना उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो हम देखते हैं पहले। ट्रांसफार्मर वही युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है तथा अन्योन्य प्रेरण के कारण यह पूर्ण कार्य प्रणाली मतलब चलती है। इसमें जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? अन्योन्य प्रेरण की प्रक्रिया होती है। इसमें होता है कि प्राथमिक कुंडली में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो अन्योन्य प्रेरण की प्रक्रिया से दूसरी जो कुंडली होती है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तथा इस प्रेरित धारा को हम निर्गत वोल्टेज को हम बाहर निकाल लेते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको पहुंचाते हैं। ठीक है। बेसिकली ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको इंग्लिश में, और उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है तथा प्रत्यावर्ती धारा की तीव्रता को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है तथा प्रत्यावर्ती धारा की तीव्रता को क्या करता है? कम करता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। पहला वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है तो दूसरा वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ा देता है। पहला अगर प्रत्यावर्ती धारा को की तीव्रता को बढ़ाता है तो दूसरा ट्रांसफार्मर क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा की तीव्रता को कम करता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनकी बनावट को देख लेते हैं। डायग्राम को आप इसको बेसिकली समझ सकते हैं। इसमें बनावट में पहली चीज़ होती है प्राथमिक कुंडली जिसमें धारा दी जाती है, और द्वितीय कुंडली क्या होती है? जिससे धारा ली जाती है। और इन दोनों के बीच में लगता है एक पटलित क्रोड कहते हैं जिस ये मतलब लोहे से बना होता है, और इसमें क्या होता है कि एक संपूर्ण ब्लॉक का ना यूज़ करते हुए बहुत सारी प्लेटों का यूज़ करते हैं और इसी के ऊपर कुंडलियों को लपेटा जाता है। तो इसको देखते हैं। प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली जिस कुंडली में धारा दी जाती है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। द्वितीय कुंडली जिस कुंडली से धारा ली जाती है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। पटलित क्रोड नर्म लोहे की बनी कई आयताकार पट्टी जिसके बीच आयताकार भाग काट कर अलग अलग कर दिया जाता है। इन पट्टियों को चिपकाकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं जिसे पटलित क्रोड कहा जाता है। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पे या जिस मैटर पे मतलब कि वर्क करता है उसको देखते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण उसकी द्वितीय कुंडली में भी क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि ये वोल्टेज हमें निर्गत धारा के रूप में दूसरी कुंडली से प्राप्त हो जाता है। इस अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या होता है कि निर्गत वोल्टेज जो निकलता है, जो उसमें या तो प्रत्यावर्ती धारा की तीव्रता क्या होती है कि कम हो जाती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा की तीव्रता या तो कम होती है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, या तो वोल्टेज बढ़ता है तो उसकी तीव्रता क्या हो जाती है? कम होती है। ये फेरों की संख्या पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब देखते हैं कि माना कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या कितनी है। प्राथमिक को हम एनपी बोल रहे हैं, प्राइमरी, और एनएस क्या होता है? सेकेंडरी के लिए। तो प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या एनपी तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या कितनी है? एनएस है। अब मैं इसको मूव करता हूँ। तब फेराडे के द्वितीय नियम से फेराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि प्राथमिक कुंडलियों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा? ईपी इज इक्वल टू एनपी इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल अपॉन डी टी। ये समीकरण नंबर 1 बना। इसी प्रकार यदि प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में से गुजरने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपातिक अगर होता है तो ई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन एस डी फाई अपॉन डी टी। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको फेराडे के नियम समझना पड़ेंगे। अगर आपको फेराडे के नियम नहीं पता है तो आप वीडियो में मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको फेराडे के नियम मिल जाएंगे। समीकरण इसको हम इक्वेशन को हम समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। समीकरण 2 से एक का अगर भाग देते हैं तो
पहला समीकरण हमारा कौन सा है, दूसरा, हम इसको पहले लिखते हैं इज LHS को LHS की जगह और RHS को RHS की जगह। तो ES इज इक्वल टू NS d∅/dt और EP अपॉन लिखते हैं अपन तो NP d∅/dt। d∅/dt से क्या होता है कि ये दोनों कट जाते हैं तो बचता कितना है, ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। ये हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। माना कि प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में से बहने वाली धारा क्रमशः कितनी है, IP प्राथमिक कुंडली के लिए और IS सेकेंडरी कुंडली के लिए। IS है तो आदर्श स्थिति में प्राथमिक कुंडली में से जो की शक्ति होगी वो द्वितीय कुंडली की शक्ति की क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो उन दोनों का जो विद्युत वाहक बल और धारा का जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो IP इंटू EP इज इक्वल टू IS इंटू ES। जो ये EP लिखा हुआ है ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली में से जो बहने वाली उत्पन्न विद्युत वाहक बल था और प्राथमिक कुंडली के लिए था, और ES जो ये लिखा हुआ है ये दूसरी कुंडली के लिए जो विद्युत वाहक बल का काम करेगा। ठीक है, अब हम इनका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। ये इसके गुणे में था तो हम इसको इसके भाग में ले आते हैं। ये IP इंटू EP था जो इसके गुणे में था, इसको मैं इधर ले आता हूँ। इससे क्या प्राप्त होता है कि मुझे एक समीकरण प्राप्त होता है। इस समीकरण की तुलना मैं समीकरण नंबर 3 से करता हूँ तो मुझे एक अकॉर्डिंगली एक समीकरण एक अलग से प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ES/EP इज इक्वल टू कितना है, NS/NP। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ कि ES/EP इज इक्वल टू मतलब कि NS/MP। और हम अगर समीकरण नंबर 4 भी देखें या चौथा समीकरण देखते हैं तो ES/EP इसके भी समानुपातिक या इक्वल में है IP/NS। मतलब कि ये जो ES/EP है ये NS/NP के भी इक्वल में है और IP इज इक्वल टू ES के भी इक्वल में है। मतलब कि इसके अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी अनुपात को परिगमन अनुपात कहते हैं। अब अपन देखते हैं या हम देखते हैं कि एक दो कंडीशनें बनती है। अगर फेरों की संख्या अगर ज़्यादा हो तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा और अपचाई के लिए या उच्चाई के लिए इन दोनों के मान कैसे होंगे वो देखते हैं। अगर आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अपचाई ट्रांसफार्मर बताता है तो इन दोनों स्टेट में सिर्फ एक ही स्टेट लिखना है। अगर आपको अपचाई लिखा जाए तो अपचाई लिखेंगे आप, अगर उच्चाई पूछा जाए तो आप स्थिति फर्स्ट लिखेंगे। इन दोनों को लिखना मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है, जो पूछा जाए सिर्फ उसी चीज़ को लिखे। मैं दोनों स्टेटमेंट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों डायग्राम बनाए थे और दोनों डायग्राम में मुझे दोनों जस्टिफाई करने थे, मतलब इसीलिए मैंने दोनों बताए। बाकी की जो प्रोसेस थी, कार्यविधि, बनावट, ये हमेशा सेम रहेगी। जो लास्ट में जो चीज़ें लिखी ये थोड़ी अलग हो जाएगी। अगर जो पूछी जाए सिर्फ उसी का जवाब देना। तो स्थिति फर्स्ट में देखते हैं, यदि द्वितीय NS इज ग्रेटर देन NP तब ES भी क्या होगा, ES भी ग्रेटर देन EP हो जाएगा तथा IS का मान क्या होगा कि कम हो जाएगा। अर्थात यदि द्वितीय कुंडली में से फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या से क्या हो, अधिक हो, तो द्वितीय कुंडली से निकलने वाले वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है तथा धारा की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसी क्रिया उच्चाई ट्रांसफार्मर में होती है। ठीक है, अगर फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में से फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की संख्या से क्या हो कि कम हो या अधिक हो, अधिक होती है तो क्या होता है कि दूसरी कुंडली में जो निकलने वाला वोल्टेज का मान क्या होता है कि वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो वोल्टेज का मान तो बढ़ेगा ही ना। इसी वजह से ये ट्रांसफार्मर क्या होगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब स्थिति सेकंड में देखते हैं कि अगर NS का मान क्या हो, लेस देन AP हो, मतलब कि द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्या हो कि कम हो। ये जो सेकेंडरी जो लिखा है ना, सेकंड वाला ये NS, ये दूसरी कुंडली की फेरों की संख्या दर्शाता है और जो P जो बताता है ये फर्स्ट फेरों की संख्या है या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को दर्शाता है। इसी प्रकार ये विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली के विद्युत वाहक बल को दर्शाता है और EP प्राथमिक कुंडली के विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। यदि द्वितीय कुंडली में से फेरों की संख्या अगर कम हो तो द्वितीय कुंडली में से प्राप्त वोल्टेज का मान क्या होगा, कम हो जाएगा और जिससे कि क्या होगा, धारा की तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ऐसी क्रिया अपचाई ट्रांसफार्मर में होती है। ये हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।